घर से मैडम की जानिब जाते हुए मैं कभी रेहाना और कभी अजीत के ख्यालों में खोया रहा। मुख्तलिफ सवाल जहन को परेशान कर रहे थे, मगर मेरे पास इनका कोई जवाब नहीं था। इर्तिका, विजय और अजीत के तकून में मेरी गुंजाइश कहाँ निकलती है। मेरे जहन में एक सवाल उभरा, ये तकून नहीं है क्योंकि इसमें एक और शख्स भी दाखिल हो गया है। मैंने सोचा, वो जो यहाँ दिल्ली में मरकजी हुकूमत के किसी महकमे में इंजीनियर है और बहुत जल्द शायद। इसके आगे मैं सोच नहीं सका। ये नहीं हो सकता। मैंने हकीकत से फरार होना चाहा, मगर ना हो सका। क्यों नहीं हो सकता? जहन के इसी गोशे ने सवाल किया। अजीत और विजय के तकून में फंसने से तो बेहतर है कि वो, मगर मैं भी। इस आगे सोचने की गुंजाइश मेरे जहन में नहीं थी। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आप देख रहे हैं हमारा चैनल उर्दू दास्तान, और आपकी खिदमत में पेश की जा रही है इंडियन सियासत के गिर्द घूमती दास्तान बेनकाब किस्त नंबर 44। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। ख्वाहिशों के गर्दाब में फंसकर तुम खुद को भी तबाह कर लोगे और तुम्हारे साथ साथ और कई जिंदगियां भी तबाह हो जाएंगी। इसलिए बेहतर है कि जो कुछ हो रहा है इसी तरह होने दो। मेरे ज़मीर की मलामत मुझ पर जारी थी, और फिर तुम बहुत से लोगों की मौजूदगी में इर्तिका को बहन कह चुके हो। अंदर का इंसान मुझे परेशान कर रहा था। उस वक्त सूरत हाल यही ऐसी थी। मैंने बहाना तराशने की कोशिश की। किरण से मेरे ताल्लुकात और शराब नोशी का इल्म अगर बकिया लोगों को हो गया तो कुछ नहीं होगा, मैंने खुद को तसल्ली देते हुए कहा। अजीत और कदीर ने भी यही सोचा होगा, लेकिन मामला इनके कंट्रोल से निकल गया था और वो आज तक इसी पर पछता रहा है। गोरखे ने मेरे पहले हॉर्न पर गाड़ी पहचानते हुए गेट खोल दिया और मैं गाड़ी लेकर चला गया। रात बहुत ज़्यादा भीग चली थी, मगर वो जाग रही थी और मेरा ही इंतजार कर रही थी। किरण आतिशी रंग की साड़ी में मलबूस थी और आज मुकम्मल तौर पर इसने खुद को उन हथियारों से लेस किया हुआ था जो किसी भी खातून की जानिब से मर्द पर हमला करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। मैंने गाड़ी से उतरते हुए कहा, मैंने कहा था कि चाहे रात में कोई वक्त भी हो जाए मैं आऊँगा ज़रूर। और देखो, मैं अपने वादे के मुताबिक यहाँ मौजूद हूँ, और हमने भी आपसे कहा था कि हम आपका इंतज़ार करेंगे, और देख लें कि हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। किरण ने तुर्की ब तुर्की जवाब देते हुए कहा, बल्कि हमने तो आपके इंतज़ार में खाना तक नहीं खाया। किरण का अंदाज फिदा होने वाला था, लेकिन मैं जानता था कि तवाइफों के ये अंदाज किसी मखसूस फर्द के लिए नहीं होते, बल्कि रकम खर्च करने वाला कोई भी शख्स इस बहती गंगा से फैज़ उठा सकता है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर इंतज़ार किस बात का है? मैंने आगे बढ़कर इसके शानों पर हाथ रखते हुए कहा। हम ड्राइंग रूम में आकर बैठे तो वहाँ तमाम लवाजमात पहले से मौजूद थे। कल तो अब दूसरे पैक के बाद ऐसे मदहोश हुए कि फिर किसी किस्म का होश नहीं रहा। इसने 2 गिलास अपने सामने सजाते हुए कहा, किरण, क्या ये ज़रूरी है कि हम पहले ही ये काम करें? मैंने इसे तरंग में आता देखकर कहा, क्यों, क्या तौबा कर ली? वो मुस्कुराई। मैंने भी जवाबन मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, बल्कि मैं आज फिर 2 पैक के बाद गिरने के मूड में नहीं हूँ, बल्कि तुमसे चंद बहुत ही ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। मैंने इस पर अपना मकसद वाज़ेह किया। कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें तो मैं भी तुमसे करना चाहती हूँ। किरण के वालेहनापन में कमी आ गई थी और वो अचानक मैडम नज़र आने लगी थी। अगर ये बात है तो लेडीज़ फर्स्ट के उसूल के मुताबिक पहले तुम्हारी बात सुनी जाए, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। सिकंदर साहिब, किरण ने कुछ देर सोचते रहने के बाद गुफ्तगू की इब्तिदा करते हुए कहा, ये बात आप यकीनन सुन चुके होंगे कि हर तवाइफ की एक कहानी होती है। इसी तरह मेरी भी एक कहानी है, लेकिन मैं इस कहानी को दोहराकर अपना और आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगी। अगर मैं इसरार करूँ तब भी, मैंने लगावट वाले अंदाज में कहा, तब मैं इसरार करूँगी कि आप न सुने तो बेहतर है, क्योंकि बज़ाहिर मेरी बातों का यकीन करने के बावजूद आप मेरी बातों का यकीन नहीं करेंगे और इस पर मुझे दुख होगा। अगर मैं कहूँ कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये सब कुछ छोड़ दो, तब, मैंने बराह रास्त इसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तब मुझे यकीन हो जाएगा कि आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसने पूरी संजीदगी से जवाब दिया, इसका फैसला तो आने वाला वक्त करेगा, लेकिन मैंने बहुत वाज़ेह अल्फाज में तुम पर अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। मैं ये सब कुछ जारी रखने के लिए आपकी मदद चाह रही हूँ और आप इसे बंद करने की बात कर रहे हैं। इसके चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट आ गई थी। किरण के इस फिक्रे ने मुझे हैरतज़दा कर दिया था। ये औरत मुझे क्या समझ रही है? दिल में जिजबिज होते हुए मैंने सोचा, मगर मेरी ज़ुबान से सिर्फ इतना निकला, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। हालांकि मैंने बहुत वाज़ेह अल्फाज में आप पर अपनी ज़रूरत वाज़ेह कर दी थी कि ये सब कुछ जारी रखने के लिए हमें आपका शेल्टर चाहिए। अंग्रेज़ी का ये लफ्ज़ अपने अंदर बड़ी वुसअत रखता है, इसलिए मैं किरण की वजाहत के बावजूद इसका मकसद नहीं समझ सका था, मगर मेरे कुछ कहने से पहले इसने अपनी बात की मज़ीद वजाहत कर दी। जिस तरह के कारोबार में इस वक्त मैं उलझी हुई हूँ वो किसी सरपरस्त के बगैर नहीं चल सकता, इसलिए हम आपसे तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। और इससे पहले तुम्हें यह तहफ़्फ़ुज़ कौन मुहैया करता था? संजय। किरण की ज़ुबान से संजय का नाम सुनकर मुझे जितनी हैरत हुई थी, इसे बयान करना मेरी बिसात से बाहर है। इस दावे का कोई सबूत है तुम्हारे पास? मेरी हैरत कुछ कम हुई तो मैंने सवाल किया। 1 छोड़ 1000 सबूत है, किरण ने कहा।
लेकिन मैं मरती मर जाऊंगी, मगर वो सबूत किसी को न दूंगी। अलबत्ता एक दलील के तौर पर अर्ज है कि रेहाना हमारे दरमियान की कड़ी थी और रेहाना के बारे में आपको लोग बता ही देंगे मेरे और इसके दरमियान क्या ताल्लुक था। उर्फे में मैडम के नाम से पहचानी जाने वाली खातून इस वक्त किसी होशियार शातिर की तरह अपने मोहरे चला रही थी, मगर गैर मुतवक्को तौर पर हमारी गुफ्तगू उसी जाने बढ़ रही थी जिस जानी मैं इसे अपने ढप पर बढ़ाना चाह रहा था। और मेरे इस ताउन के जवाब में मुझे क्या मिलेगा? मैंने अपनी दिलचस्पी जाहिर करते हुए कहा, इससे पहले आप ये तो मालूम करें कि हम करते क्या हैं। किरण मुझे पूरी तरह बौखलाने पर तुली हुई थी। क्या मज़ीद वजाहत करने की ज़रूरत है? मैंने पूछा। जी हाँ, इसने जवाब दिया और फिर इसके फ़ौरन बाद कहने लगी, अगर आप इसे महज कोई अय्याशी का अड्डा समझ रहे हैं तो आप गलती पर हैं, इसलिए कि ऐसा नहीं है। मैं कहना चाह रहा था फिर क्या है, मगर चूंकि इसकी गुफ्तगू जारी थी और वो खुद ही अपने कारोबार की वजाहत करने की जानिब माइल थी, इसलिए मैंने इसकी गुफ्तगू में दखल देना मुनासिब नहीं समझा। हम इसे काम के अलावा भी बहुत से काम करते हैं। किरण ने मज़ीद वजाहत करते हुए कहा, मसलन किसी शख्स को किसी फैक्ट्री के लिए इजाज़त की ज़रूरत है, या बैंक से कोई बड़ा कर्ज चाहिए, या फिर वो किसी मुश्किल में फंस गया है और सरकारी मदद से इस मुश्किल से निकल सकता है, तो हम इससे ये मदद दिलवाते हैं। किरण बोल रही थी और मैं पूरे गौर से इसकी गुफ्तगू सुन रहा था। इसके अलावा कभी कभी यूँ भी होता है कि कोई बड़ा शख्स किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाता है, तब भी हम इसकी मदद करते हैं और इससे इस मुश्किल से निकाल देते हैं। किरण की बातें इतनी नहोनी थीं कि मैं ये सब कुछ समझने के बावजूद कुछ नहीं समझ पा रहा था। अगर ये सब कुछ इसी तरह चल रहा है तो फिर तुम तहफ़्फ़ुज़ किस बात का मांग रही हो? इस बात का कि ये सब कुछ इसी तरह चलता रहे। मेरा सवाल सुनने के बाद वो बोली, मुझे यकीन है कि जो ही हमारे दुश्मनों को एहसास होगा कि हम पर से बड़ों का साया हट गया है, वो हमें फिक्सअप करने का ख्वाब पूरा करने में देर नहीं लगाएंगे। तुम्हारे दुश्मन? मैंने एक और सवाल किया, आपका क्या ख्याल है, हम इस तरह का धंधा करने वाले वाहिद लोग हैं? इसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि मेरे ही शहर में इस तरह का कोई कारोबार भी होता है। इस वक्त तक हम नंबर 1 हैं। इसने मेरे जवाब के साथ ही कहना शुरू किया, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो हमें हटाकर खुद ये जगह लेना चाहते हैं। किरण अपना कार्ड ओपन कर चुकी थी, लेकिन मैं इस सोच में था कि मुझे इस पर अपना मकसद जाहिर करूँ या नहीं। किस सोच में हैं आप? इसने मुझे सोच में डूबा देखकर कहा, सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, मुझे करनी भी चाहिए नहीं। कुछ देर पहले तो आप बड़े दावे कर रहे थे और अब इतना सा काम करने में हिचकिचा रहे हैं। इसके लहजे का तंज बहुत नुमायाँ था। अपनी इस गुफ्तगू पर मैं अब भी कायम हूँ, मैंने ढटाई के साथ कहा, लेकिन ये एक मुख्तलिफ बात है जिसके लिए मुझे बहरहाल बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। मैंने कन्नी काटते हुए कहा था, लेकिन वो भी कोई आमूरत नहीं थी कि मेरी लच्छेदार गुफ्तगू का शिकार हो जाती। सिकंदर साहिब, किस्मत की मेहरबानी से अगर आप एक ऐसे मुकाम पर पहुँच गए हैं जहां आप वक्त से फ़ायदा उठा सकते हैं, तो मेरा मशवरा यह है कि फौरी तौर पर उठा लें। इसने पूरी संजीदगी से अपनी गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करते हुए कहा, इंडिया के बड़े बड़े सरमायादार ग्रुपों समेत बहुत से इदारों ने अपने मकासद को हासिल करने के लिए छोटी सतह पर ही सही इस तरह के अड्डे कायम कर रखे हैं जहाँ पर हर सतह पर हर बात जायज़ है। आप नहीं होंगे तो कोई और होगा, मैं नहीं होंगी तो मेरी जगह कोई और होगा, लेकिन ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। तुम ठीक कहती हो, लेकिन मुझे तो सोचना पड़ेगा, मैंने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा, और अभी तो मैंने चार्ज भी नहीं संभाला है। आप सोच लें, लेकिन वक्त इतना नहीं लगाइएगा। और इसके साथ ही फ़िक्रा अधूरा छोड़कर वो खामोश हो गई। मेरी समझ में ये नहीं आता कि जो बात सिर्फ मेरे और मिराजी के दरमियान हुई थी, इसका इल्म किस तरह तमाम शहर को हो गया है। मैंने मौजू तब्दील करने की गर्ज से कहा, अव्वल तो ये कि ऊपर की सतह पर जो अफराद मुफादात का खेल खेलते हैं वो हर बात पर नज़र रखते हैं। इसने मुस्कुराते हुए कहा, और दोम ये कि वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट के किसी फ़र्द को मामूली न समझिएगा। मैं समझा नहीं। मैंने कदरे हैरत से पूछा, मतलब ये कि वहाँ का चपरासी भी आम चपरासी नहीं है, और वहाँ के ड्राइवर और बॉडी गार्ड तक। तो क्या ये बात ड्राइवर और गार्ड के से बाहर निकली है? मैंने सवाल किया। नहीं, इसने कतईयत से जवाब दिया। इस केस में तो वज़ीर-ए-आज़म के बेटे ने खबर फैलाई है, मगर मैं कुछ और कह रही हूँ। इसने कहा, ऐसे लोग खबरें फैलाते नहीं हैं बल्कि खबरें पहुँचाते हैं। इसने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। मैं इसकी बात समझ जरूर रहा था, लेकिन ये नहीं जानता था कि मुझे जवाब में क्या कहना चाहिए, इसलिए खामोश रहा। आप कह रहे थे कि मैं आपके किसी काम आ सकती हूँ। इसने गुफ्तगू का दरवाज़ा दोबारा खोलते हुए कहा था, लेकिन मैं इतना ही कहकर खामोश हो गया। लेकिन क्या? इसने मुझे चुप होता देखकर कहा, अगर आप इन दोनों मामलात का आपस में रब्त कायम कर रहे हैं तो ये गलत है। वो मेरे हिचकिचाने की वजह कुछ और समझी थी। आप मेरे काम के लिए तैयार ना भी हों
तब भी मैं वो हर काम करने के लिए तैयार हूँ जो मेरे बस में है। इसने अपने पूरे खुलूस का मुजाहरा करते हुए कहा और फिर मुस्कुराते बोली, देखिए ना, हमारा तो काम ही यही है कि हम लोगों की प्रॉब्लम हल करते हैं। इसने अपने तौर पर यह बात फर्ज कर ली थी कि मैं शायद इसलिए इसे अपना मसला नहीं बता रहा कि इसके जवाब में मुझकी इसकी मदद करने की अखलाकी जिम्मेदारी आ जाएगी, जबकि असल बात यह थी कि मैं सोच रहा था कि रेहाना के खिलाफ कार्रवाई करने में इससे मदद की दरख्वास्त किस अंदाज से करूँ। बल्कि इससे भी मेरे ज़्यादा ज़हन में ये सवाल था कि अगर वो ये सवाल कर ले कि मेरी इससे क्या दुश्मनी की बुनियाद है तो मैं क्या जवाब दूंगा। शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि दोनों बातें एक साथ ही हो जाएं तो बेहतर है। इसकी कोई ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो। किरण ने फिक्रा अधूरा छोड़ते हुए कहा, अब मैं चलूँगा। मैंने अपनी जगह से उठते हुए कहा, कहाँ जाएंगे आप? घर, और कहाँ? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कुएं पर आकर प्यासे वापस जा रहे हैं। इसने अपनी जगह बैठे हुए कहा, और वो भी इस तरह कि कुआं खुद प्यासे को सिराब करना चाह रहा हो। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन इसके मुस्कुराने से मेरी अफसुर्दगी और बढ़ गई। कभी कभी यूं भी होता है कि किरण की प्यास भी होती है और पानी भी, लेकिन प्यासा फिर भी कुएं से दूर रहने पर मजबूर होता है। मैंने इससे निगाहें चुराते हुए कहा, और कभी कभी यूं भी होता है सिकंदर के इंसान खुद पर इस हद तक खौफ मुसल्लत कर लेता है कि इसी अंधेरे में भूत और चुड़ैलें रक्स करती नजर आती हैं, जबकि वहां पर कुछ नहीं होता। किरण अपनी जगह से उठ गई। इसके चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट की जगह संजीदगी ने ले ली थी। मैं इससे बहुत कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन मेरी जुबान से कोई लफ्ज़ अदा नहीं हो सका। मैं ठीक कह रही हूँ, वो मेरे सामने होते हुए बोली। तुम वहम का शिकार हो रहे हो। किस वहम का? मैंने जुबान खोली। सूरत हाल बिल्कुल ऐसी नहीं है जैसी कि तुम समझ रहे हो। इसके चेहरे पर अब भी बहुत गहरी संजीदगी छा चुकी थी। मैं बिल्कुल नहीं समझा कि तुम क्या कह रही हो। मैंने रवानी में भी कह दिया था, लेकिन मेरे ज़हन में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उथल पुथल हो रही थी। किरण मेरे जवाब में बिल्कुल खामोश खड़ी मुझे देखती रही। इसके इस तरह से मुसलसल देखते रहने से मैं कुछ और नर्वस हो रहा था। आखिरकार मैंने बड़ी मुश्किल से कहा, तुम न जाने किस खौफ की बात कर रही हो। मुझे तो कोई खौफ नहीं है। मैं उस खौफ की बात कर रही हूँ जिससे मुतल्लिक दो ख़वातीन दिल्ली छोड़ने पर मजबूर हो गई थी। किरण ने अपनी बात मुकम्मल की तो मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरी टांगों में जान नहीं रही। मैं बड़ी मुश्किल से सोफे पर बैठ सका था। ये सब कुछ जानने के बाद ही तुमसे कह रही हूँ कि तुम महज खौफ का शिकार हो रहे हो। इस मुझे बैठे हुए देखकर कहा, मुझे एक पैक बना दो। मेरी समझ में जब कुछ नहीं आया तो मैंने इससे फरमाइश कर दी। पीने पिलाने की महफिल तो बेडरूम में भी जम सकती है। इसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए कहा। मैं इसे मना करना चाह रहा था, लेकिन मेरे अंदर का आदमी खौफजदा हो चुका था। मुझे इसकी किसी बात से इनकार नहीं करना चाहिए। मेरे अंदर से आवाज़ आई और मैं एक मामूल की तरह खड़ा हो गया और इसके साथ चलने लगा। ज़िंदगी में हादसात होते रहते हैं सिकंदर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आदमी ज़िंदगी की रंगीनियों से ही रुख मोड़ ले। इसने मेरी कमर में हाथ डालते हुए कहा, किरण मगर इसने मेरी बात दरमियान में ही उचक ली। कुछ भी नहीं हुआ सिकंदर, सिवाय एक बात के। तो तुम ये सोचकर खुद को तसल्ली दे रहे हो कि दुनिया में लातादाद लोग ऐसे हैं जो औलाद से महरूम हैं। अगर एक और का इजाफा हो गया तो क्या हुआ? इससे मेरे करीब होते हुए कहा। किरण कुछ इस तरह की गुफ्तगू कर रही थी जैसी मार्गरेट ने मुझसे सलीम शेरवानी के घर पर मुलाकात के दौरान की थी, मगर किरण ज़्यादा खुलकर गुफ्तगू कर रही थी। तुम ये सब कुछ मुझे तसल्ली देने के लिए तो नहीं कह रही हो? मैंने झिझकते हुए कहा। हाथ कंगन को आरसी किया, वो बोली, और मैं इसका मतलब समझकर चुप हो गया। मेरी खामोशी ने इसे मजीद हौसला दिया। मेरा खौफ दूर करने के लिए वो पेशकदमी करती चली गई और मैं एक मामूल की तरह इसकी जाल में फंसता चला गया।